बाढ़ में अब तक 165 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 750 से ज्यादा पर्यटक भी लापता हैं। भारत के करीब 300 लोग लापता हैं। नेपाल में भारत से भेजी गई है एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव कार्य में सक्रिय हिस्सेदारी करेगी। एसडीआरएफ की एक प्लाटून नेपाल भेजी गई है। पीएसी की 26 बटालियन के 22 जवान भी नेपाल भेजे गए हैं। नेपाल के करीब 7 जिलों में बर्बादी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के दौरे पर प्रधानमंत्री बालन शाह भी हैं। नेपाल में जब से तबाही आई है, आपको ग्राउंड जीरो से लगातार हम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो पर एनडीटीवी की टीम लगातार मौके पर मौजूद है। वहां से पल पल की रिपोर्ट हम आप तक लेके आ रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हमारे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। आपको दिखाते हैं हमारी सहयोगी सिकता देव की रिपोर्ट। हम इस वक्त उस सड़क के डेड एंड पर पहुंच चुके हैं जहां से रोजाना सैकड़ों की तादाद में सैलानी मानसरोवर यात्रा के लिए इसी रास्ते आगे बढ़ा करते थे। जो तमाम पर्यटक इस वक्त लापता बताए जा रहे हैं, जो अपने ट्रैवल एजेंट्स के जरिए मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे, इसी सड़क के रास्ते वो मानसरोवर यात्रा तक जा रहे थे और जिसके दौरान ये सैलाब आया है। और बताया जा रहा है सैलाब में कई ऐसे पर्यटक लापता इस वक्त हैं। तो हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, उस डेड एंड पर पहुंच चुके हैं। यहां से सड़क जो जाती थी वो तिब्बत बॉर्डर तक जाती थी और मानसरोवर यात्रा के लिए फिर वहीं से आगे पर्यटक और ट्रैवल एजेंट्स बढ़ा करते थे, जो सड़क के रास्ते से मानसरोवर की तरफ बढ़ते थे। अब कल के सैलाब के बाद, कल के फ्लैश फ्लड के बाद ये जो पूरी सड़क है वो बह चुकी है। तबाही का मंजर आपके सामने है। कितनी भारी तबाही हुई है कि ये पूरा जो हाईवे है तिब्बत बॉर्डर तक वो बह चुका है। इससे आगे अब बढ़ना नामुमकिन है। हम यहाँ के स्थानियों से लगातार बात कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि आम जनजीवन कल सुबह तक, सैलाब के आने से पहले तक बिल्कुल नॉर्मल था, बिल्कुल सामान्य था। टूरिस्ट की गाड़ियां आवाजाही चल रही थी, लेकिन अचानक कहीं से ये सैलाब आया। अनाउंसमेंट्स हालांकि यहाँ पर स्थानीय पुलिस ने किए थे कि आगे से फ्लैश फ्लड हो रहा है, आप तुरंत हटिए, लेकिन इतना वक्त भी नहीं था। कई ऊंची फीट पानी के साथ साथ गाद और मलबा यहाँ बहता चला आया और इसी तरह सड़कें बहती चली गई। इसके आगे जो संपर्क है वो कट चुका है। अब हवाई सर्वेलेंस के जरिए ही ये जानकारी हासिल करने की कोशिश की जा रही है कि आगे अगर लोग फंसे हैं तो उनकी हालत इस वक्त कैसी है। और ज्यादातर वही सैलानी हैं जो मानसरोवर यात्रा के लिए निकले थे। ऐसे कई सैलानियों की जो लिस्ट है वो नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जारी भी की है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। और नेपाल टूरिज्म बोर्ड इसको लेकर अभी कार्रवाई कर भी रहा है कि अगर आगे कोई सैलानी फंसा हुआ है या फिर ट्रैवल एजेंट्स अपने ग्रुप्स के साथ आगे फंसे हुए हैं तो उन्हें तुरंत राहत पहुंचाई जाए और उनका बचाव किया जाए। लेकिन फिलहाल इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उस हाईवे पर जो सड़क सीधे जाती थी मानसरोवर यात्रा के लिए, लेकिन कल के सैलाब के बाद ये सड़क पूरी तरह से टूटकर बह चुकी है। नेपाल से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। हमारी सहयोगी सिकता देव ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। उस रास्ते से जहां से मानसरोवर यात्रा के लिए लोग जाया करते थे, वो सड़क भी पूरी तरह से इस जल प्रलय में बह गई है। उससे आगे जाना मुश्किल है। ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखाते रहेंगे, लेकिन एक जानकारी जो ग्राउंड जीरो से आ रही है वो आपके सामने रख देते हैं। भारत ने नेपाल के लिए जो राहत सामग्री भेजी है उसकी दूसरी उड़ान से 37.5 टन राहत सामग्री भेजी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसकी जानकारी दी है। नेपाल के अधिकारियों के संपर्क में हैं एस जयशंकर। राहत कार्यों में सहयोग जारी रखेंगे। इस वक्त नुआकोट जिले के त्रिशूरी बाजार में बस तबाही की निशानी है। सैलाब यहाँ पर सब कुछ बहाकर लेकर चला गया। जो बचा है तो अब दुख और आगे भविष्य कैसे चलेगा, ये इस वक्त यहाँ के स्थानीय लोगों की बड़ी चिंता है। कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आप बता रहे थे आपका यहाँ पे 5 घर था, किराए पे लगाते थे, क्या हुआ? 5 घर था मेरा।
एक घर यही था और 4 वाला घर ये भी मेरा है और 4 घर उधर था, उधर भी सब भगा के लेके गया। अब दुकान 200 था वो भी चला गया, माल बहुत था, गैस सिलेंडर था 100-200 गैस सिलेंडर भी था, सब दुकान घर सर सब गया। अब कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये पहना हुआ ये है, उसके बाद ये है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मुश्किल है। आप कहाँ थी जब कल सैलाब आया? कल हम जब तो ऊपर था, ऊपर ऊपर सब ऊपर था। नीचे से वो लोग बुलाया जल्दी आओ बोल के, फिर हम कूद के आए तो इसे देखा तो पानी आ चुका था। फिर वो सीढ़ी में चढ़ रहे तो पानी आया सब। कुछ भी समेटने का, कुछ भी देखने का मौका कुछ नहीं हम मिला? कपड़ा लेने गया था, 2-4 कपड़ा लेके आएगा चल के गया था तो वो लोग चिल्ला के बुलाए थे, सब वहीं छोड़ के भागा हम। आप भी फंसे मलबे में, गाद में वो आप फंसे? हम नहीं फंसता, उन लोग फंस चुका था। तब हाथ पकड़ के मैंने ताना इन लोग को, उसको भी ताना, मेरा भाई का वो भी है, उसको भी तान के गली में घुसा लिया। उसके बाद हम लोग बचा, नहीं तो हम लोग ये रास्ता आया था यहीं से भगाते था। और अब जो आप कह रहे हैं कि 5 मकान थे, आप किराए पे देते थे दुकानों को, अब जो बचा है बस यही है और बाकी जो बचे हैं वो सब बह गए? वो सब बह गया, 4 ठो घर बह गया, अब एक बाकी है, इसमें भी कुछ काम नहीं है इसका भी। अब सब लोग को किराए में रखता था, अब हम भी किराए में बैठने वाला हो गया। सड़क में लाया हम लोग को तो सब रोड में आ चुका हुआ, हम लोग कुछ चीज नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। क्या करें कि सुसाइड करने पड़ेगा, मेरे कुछ भी नहीं है। आप हौसला रखें, ऐसे आप बात करेंगे, आप लोगों के हौसले से ही तो जिंदगी आगे चलेगी। इस तरह से हौसला खोने से तो कुछ नहीं होगा। हम लोग सुसाइड करने से अच्छा होता है। सरकार क्या करेगा हम लोग को भी पता नहीं। इतना 5 ठो मकान है, कम से कम एक मकान बनाने के लिए सरकार पैसा देगा, अभी तो हम लोग खुश होता था, नहीं तो हम लोग कहाँ जानेगा। अब तो कुछ नहीं बचा कुछ है, नहीं, कहाँ जाएगा? खाने का पत्थर सत्तर कोई भी नहीं है। दुकान भी सब लेके गया, उतना दुकान था बड़ा, दुकान भी सब लेके गया, घर भी लेके गया, सब लेके गए। अब क्या करके खाएगा? अब छोटा बच्चा है, एक लड़की है। अब देख सकते हैं जो स्थानीय हैं, जो इस वक्त इस बड़ी आपदा का शिकार बने हैं, जिनका सब कुछ बह चुका है, इंतज़ार है किसी तरह की मदद की ताकि वो आगे की ज़िंदगी के बारे में अपने फैसले ले सकें। नुआकोट ज़िले के त्रिशूरी बाजार से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिकता देव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोर्ट से हमारी सहयोगी सिकता देव रिपोर्ट दिखा रही थी किस तरह से ये व्यक्ति जिसका सब कुछ बह गया है, टूटा हुआ है और इसको मदद की खासी ज़रूरत है। 5 मकान थे, किराए पे देते थे, एक दुकान थी, सब कुछ इस जल सैलाब में बह गया। चंद मिनटों में एक पूरे इलाके को ज़मींदोज करने वाला जब मलबा सामने आया तो सब कुछ खत्म करता चला गया। कुछ सवाल सिर पर उठते हैं, आखिर रसुआ में बारिश नहीं हुई तो फिर इतना बड़ा सैलाब कहाँ से आया? इन्हें लेकर अलग अलग थ्योरी भी चल रही है। नेपाल के मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ये तबाही तिब्बत की तरफ से किसी पुरानी ग्लेशियर झील के फटने या नए ग्लेशियर के खिसकने से आई हो सकती है, जबकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ और चट्टान के खिसकने से बाढ़ जैसे हालात बने हैं। सैटेलाइट तस्वीरें क्या कहती हैं, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। नेपाल में इस वक्त मौत का सन्नाटा है, अपनों को खोने का दुख है और भयानक त्रासदी के जख्म है। लेकिन इन जख्मों का स्टार्टिंग पॉइंट आखिर क्या था? नेपाल के लिए जो नदी जीवनदायिनी थी, वो अचानक जीवन हरने वाली कैसे बन गई? ये तस्वीरें नेपाल के नेशनल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन और मैनेजमेंट अथॉरिटी के सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर हुई हैं। तबाही को लेकर पहला असेसमेंट साझा किया गया। शुरुआती स्टडी से पता चलता है कि नेपाल चीन के रसुआगढ़ी बॉर्डर क्रॉसिंग से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर पूर्व में नेपाल चीन बॉर्डर पर बर्फ और चट्टान खिसकने के कारण
लेंदे नदी में ग्लेशियर से जुड़ी बाढ़ आई। इसका मतलब यही लगता है कि पलक झपकाते ही गांव के गांव लील लेने वाला यह सैलाब किसी बरसाती तूफान से नहीं, बल्कि हिमालय की गोद में छिपे एक खौफनाक साइंटिफिक ट्रिगर से आया था। एक्सपर्ट्स की शुरुआती रिपोर्ट बताती है कि ये सामान्य बाढ़ नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर बने एक वाटर बम के फटने का नतीजा थी। काठमांडू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और दूसरे वैज्ञानिकों के मुताबिक तबाही का केंद्र नेपाल तिब्बत सीमा पर बहने वाली लेंदे नदी बना। शुरुआती वैज्ञानिक जांच से पता चला है कि ऊपरी तिब्बती इलाके में बर्फ और पत्थरों का एक विशाल हिस्सा टूटकर सीधे लेंदे नदी में गिर पड़ा, यानी आइस रॉक एवलांच आया, और फिर इसी हिमस्खलन ने नदी के संकरे रास्ते को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। नदी का पानी वहीं रुकने लगा और कुछ ही देर में एक अस्थायी झील बन गई। जब पानी का दबाव हद से ज्यादा बढ़ा तो वो बर्फीला बांध एक झटके में टूट गया और बेतहाशा पानी तबाही बनकर नीचे दौड़ पड़ा। मैं कुछ बातें सुन रही हूँ कि झील फट गई, जिसे ग्लोव कहते हैं। मुझे भूकंप की बात भी पता चली है और रिपोर्ट है कि हिमस्खलन भी आया। अब ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हैं और एक दूसरे को कंट्रोल कर रही हैं। इससे ग्लेशियर कैसे ट्रिगर हुआ और बारिश भी कम हुई, ना के बराबर हुई, क्योंकि अगर आप धराली हादसे को भी देखेंगे तो वहाँ भी बारिश कम हुई थी। 8 mm की बारिश हुई थी। इसलिए मुझे लगता है कि हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन ये सही है कि हिमालय में हलचल तो हो रही है और अगर आप सैटेलाइट डेटा देखें तो उसमें एक झील फटती दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों और मैप पर नजर डालेंगे तो नेपाल में तबाही का सिस्टम और क्लियर होगा। यह है नेपाल के उत्तर में रसुआ जिला, जो चीन के तिब्बत से जुड़ा हुआ है। ये पूरा ऊंचे पहाड़ों वाला इलाका है। भोटे कोशी नदी में अधिकतर पानी तिब्बत से ही आता है। अब नजर डालते हैं दूसरी तस्वीर पर। इसमें एक और चीन है और दूसरी ओर नेपाल। तिब्बत में भोटे कोशी नदी के पीछे पोछो या मात्सांग सांगपो कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी को पोछू या मत्सांग सांगपो कहते हैं और नेपाल में आगे जाने पर इसे त्रिशूली कहते हैं। तिब्बत में भोटे कोशी नदी झांग जांगबो ग्लेशियर से निकलती है। ये ग्लेशियर 8013 मीटर ऊंचे शीश पांगमा पर्वत के दक्षिणी ढाल पर है। भोटे कोशी की एक सहयोगी नदी है जिसे लेंदे कहते हैं, जिसका काफी पानी भोटे कोशी में आता है। लेंदे नदी का कैचमेंट इलाका नेपाल के लांगतांग इलाके का उत्तरी छोर है। इस इलाके में और उत्तर की ओर जाएं तो ग्लेशियर लेक हैं, जिसमें से कुछ नक्शे में दिखते हैं। माना जा रहा है कि ऐसी ही एक ग्लेशियर लेक के भूकंप के कारण टूटने से पहले लेंदे नदी और फिर भोटे कोशी नदी में सैलाब आया। बीते साल भी भोटे कोशी नदी में ऐसी ग्लेशियर लेक टूटने से भारी बाढ़ आई थी। तब 24 लोग लापता हो गए थे। हमें इस मामले को काफी गंभीरता से लेना होगा। हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम करना होगा। ये एआई या फिर उपकरण आधारित हो सकते हैं। मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हिमालय का तापमान देश के दूसरे हिस्सों के मुकाबले और ज्यादा बढ़ रहा है। इसलिए अर्ली वार्निंग सिस्टम पर मिशन मोड में काम करना होगा और समझना होगा कि हम इसे लेकर कैसे आगे बढ़ें। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बर्फ का इतना बड़ा हिस्सा अचानक टूटा क्यों? इस रहस्य का जवाब भी अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट में छिपा है। अब वैज्ञानिक सिर्फ हिमस्खलन पर ही नहीं रुक रहे, बल्कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी ग्लोव की संभावना की भी गहन जांच की जा रही है। सेंटिनल सैटेलाइट डेटा बताता है कि इस हिमालय क्षेत्र में दर्जनों ऐसी बड़ी ग्लेशियर झीलें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के चलते लगातार ओवरफ्लो हो रही हैं। रसुआ की यह जल प्रलय साबित करती है कि अब हिमालय क्षेत्रों में तबाही मचाने के लिए मानसूनी बारिश की जरूरत ही नहीं बची। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की वजह से हिमालयन ग्लेशियर्स इस कदर अस्थिर हो चुके हैं कि जरा सा भूकंप या थोड़ा सा तापमान बढ़ते ही नदियां मौत का सैलाब बन जाती हैं। नेपाल की महातवाई से जुड़ी खबरों